गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अभी अभी आप लोग देखे होंगे, आप लोग ऑफिशियल साइट पे देखे होंगे, रेलवे ग्रुप डी के द्वारा ऑफिशियल साइट पे देखे होंगे फ्रेंड्स, कुल 32,438 पद के लिए कुल वैकेंसी आउट हो चुका है। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आप लोग के टोटल एक्समैन, अप्रेंटिस, चाहे जो भी न्यू फ्रेशर है, सभी लोगों के लिए है। यानी कि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहें, एज अ फ्रेशर के रूप में टोटल अगर देखिएगा तो 19,000 समथिंग वैकेंसी आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी कम दिया है कंपेरिजन टू प्रीवियस टाइम्स। यानी कि फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता है 2019 में जब इसकी वैकेंसी आई थी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, यानी लगभग 1 लाख से ज़्यादा था। और आप लोग देख सकते हैं 5 साल में, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना मार्क्स ये, बल्कि कितना वैकेंसी घट गया। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग के बीच में फ्रेंड्स एक सेट लेके आऊँ, देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चंस आता है और मैं पूरे का पूरे डिस्कस करूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये हमारा पूरा सॉल्यूशन किस टाइप से लगा। मैं प्लेटफॉर्म के बुक को फॉलो करता हूँ और न्यू जो प्लेटफॉर्म का जो बुक आया है, मैं सारे प्लेटफॉर्म वाले बुक को, यानी डेली में हमेशा एक सेट को अपलोड करने का प्रयास करूँगा। और फ्रेंड्स, आप लोग हमारा जो मैं डिस्कस करूँगा उस चीज़ को केवल सुनिएगा और मेरा देखिएगा मैं सॉल्यूशन किस टाइप से करता हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो देखिए स्टार्ट करता हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में से दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरणों को संतुलित करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग को संतुलित करना है, यानी कि आपस में पलट कर। तो मैं ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, तो इसका राइट आंसर लिख रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी। यानी कि प्लस के यहाँ पे लोगों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के यहाँ पे प्लस करना है। देखिए 5 है, 5 जहाँ पे प्लस वहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 6 से डिवाइड कर देंगे 3, ये माइनस से 2, जहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 5। अब इसे सॉल्यूशन कीजिए। तो फ्रेंड, इसे हम लोग बोर्ड मार्क्स के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग को माइनस प्लस माइनस, यानी इस टाइप से अगर सॉल्व किए, देखिए टोटल कितना है 13। ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं 13 लाना था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। यानी इस टाइप से आप लोग को यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई बराबर 5, पेन बराबर 35 है, तो पेज का वैल्यू क्या होगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स, अगर आप लोग पढ़े होंगे अल्फ़ाबेटिकल में, ई का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। अब पेन, तो देखिए पी ई एन, सबसे पहले पी का होता है 16 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, और एन का होता है 14। आप इससे ऐड कीजिएगा तो देखिए 16 और 5 21 होता है, 21 में से 14 को ऐड करेंगे तो 35 आएगा। यानी सारे अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल्स को ऐड कर दिया। तो हम लोग बात करना चाहते हैं पेज का। तो ऑलरेडी देखिए सबसे पहले P4 क्या होता है 16, A4 होता है 1, G4 होता है 7, E4 होता है 5, सारी को ऐड कर दीजिए। तो 17 और 7 क्या होता है फ्रेंड, तो 34 और 5 कितना 39। तो ऑलरेडी इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि पेन का जो होगा आप लोग के 30 इसमें जो होगा 16 17 यानी 29 होगा। क्या होगा 29 होगा। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर पेज के लिए 29 को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। सभी गाड़ियाँ चमगादड़ है, सभी गायें चमगादड़ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले फोकस कीजिए, देखिए क्या बोल रहा है, सभी चमगादड़। चलिए मान ली सभी गाड़ियाँ, गाड़ियाँ के लिए मान ली वैन मान लिया, तो सभी गाड़ियाँ क्या आपका चमगादड़, चमगादड़ नहीं बैट मान लिया। क्लियर है। फिर बोला सभी सभी गायें चमगादड़ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग के इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए जब भी स्टेप्स मारा चमगादड़ सभी मारा, तो हम लोग देखिए सबसे पहले चमगादड़ के लिए मान ले, जो कि बैट होता है। क्लियर है। अब बोला सभी गाड़ियाँ, तो देखिए सभी गाड़ियाँ यानी वैन को भी मान लिया, यानी सभी गाड़ियाँ चमगादड़ है, और सभी गायें, तो इसी में हम लोग गायें यानी कि कौ को मान लिया। अब देखिए यानी कि सभी काऊ, अब आप लोग को सॉल्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग को फोकस पर हमने सभी गाड़ियाँ गायें हैं, तो देखिए सारी गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ सारी गाड़ियाँ गायें हैं। तो ऑलरेडी देख सकते हैं, पहला मैंने ये क्या है, कुछ गाड़ियाँ गायें थी। तो पहला आप लोग इसका जो निष्कर्ष है गलत होगा। सेकेंड, सभी गायें गाड़ियाँ नहीं सर, ये भी गलत है, तो दोनों क्या होगा, गलत होगा। तो राइट आंसर अगर देखा है, अब ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 फॉलो करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं। तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए क्या है फ्रेंड, डी का भाई है, तो देखिए ए आप लोग का डी का भाई है। चलिए भाई मैं मान लिया, भाई को मैं प्लस शो करिए। क्लियर है। मेल को मैं हमेशा प्लस शो करता हूँ, फीमेल को माइनस शो करता हूँ। अब डी के बारे में आपको पता नहीं प्लस है या माइनस है। अब लिखा डी बी का पिता है, यानी कि ये जो डी जो है ना आपको बी का पिता है, यानी कि ऑलरेडी आप लोगों को पता चलेगा डी का भी, डी क्या है पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों आपस में भाई हो गए। क्लियर है। अब लिखा बी और सी बहनें हैं, यानी कि देखिए बी और सी को मैं मान लिया बहना, यानी कि दोनों आपस में माइनस कर दिए, बहन था यानी माइनस के रूप में दे दिया। और
यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। तो काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं सी का ए से क्या संबंध है, यानी देखिए ये दोनों बहन है तो यहाँ पे सी का ए से क्या संबंध होगा। बिल्कुल काफ़ी अच्छे से पता, सी जो है ए की क्या होगा, भतीजी होगी। देखिए यानी इसका बेटी है तो इसका क्या होगा, भतीजी होगी। तो राइट आंसर अगर देखा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए आप लोग को इसमें असंगत को चुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं अपना बताता हूँ, एल एच ई को लिखिएगा। तो एल एच ई को ऐड कीजिए फ्रेंड्स। एल का होता है 12, एच का क्या होता है 8 होता है, और ई का होता है 5। सारे को ऐड कीजिए 25 आ गया। क्लियर है। सेकेंड सेकेंड में बी एफ क्यू लिख रहा है। तो बी का जानते ऑलरेडी 2 होता है, एफ का होता है 6 होता है, और क्यू का कितना होता है 17 होता है। तो फ्रेंड इसे भी अगर आप लोग ऐड किए तो 25 आ रहा है। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट तो डी ई पी। तो डी का वैल्यू क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है 4 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, एंड पी का होता है 16। ऐड कीजिए तो ये भी कितना आ रहा है 25 आ रहा है। और हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, जे पी सी। तो जे पी सी, तो जे का क्या होता है ऑलरेडी आप लोग को पता है 10 होता है, पी का वैल्यू 16 होता है, और सी का 3 होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये आप लोग के बीच में 29 आ रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि आप लोग ऑप्शन डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शहर दिया है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। देखिए उदयपुर, राजस्थान और भारत। सबसे पहले देखिए ये फ्रेंड्स ऑलरेडी मान लीजिए भारत है। भारत के अंतर्गत क्या आता है, राजस्थान आता है। देखिए भारत, देखिए मैं आप लोग को बता, ये भारत के अंदर राजस्थान आता है, और राजस्थान के अंदर क्या आता है, उदयपुर आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ चुके हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन में। तो चलिए मैथ्स का भी क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से दिया है ये। ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए प्रतिवर्ष 6% ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आता है देखिए आप लोग को यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। क्या लिख रहा है, अर्धवार्षिक के लिए क्या बोल रहा है, ये अर्धवार्षिक के लिए बोल रहा अंतर। देखिए तो फ्रेंड्स याद रखिए वार्षिक तथा अर्धवार्षिक के लिए बोल रहा है। क्लियर है। तो आप लोग को इस कंडीशन में एक वर्ग को करना पड़ेगा। मैं उस चीज़ को बता, देखिए ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक के आधार पे, सबसे पहले वार्षिक के आधार पे अगर आप लोग कीजिएगा तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ सी आई। तो सी आई जो कीजिए 1%, यानी कि बराबर 1 को 6 से गुना करेंगे, यानी कि रेट क्या आ रहा है 6% आ रहा है। क्लियर है। और हम लोग अर्धवार्षिक के तौर पे चलेंगे तो रेट जो क्या इसका हाफ कर दे, यानी कि 6 का आधा क्या होता है 3% होता है। क्लियर है। अब देखिए जब भी हाफ होता है तो फ्रेंड याद रखें टाइम को दुगना कर देते हैं। अर्धवार्षिक में रेट होता है आधा होता है, और समय को दुगना कर देते हैं। एक का दुगना क्या होगा 2 वर्ष होगा। क्लियर है। अब 3% का हम लोग यहाँ पे सी आई निकालेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग क्या कीजिए रामबान तरीका से यूज करें, 3+3 कीजिएगा, ऑलरेडी बीच में +3 कीजिएगा, इंटू थ्री बाय 100 कर दीजिए, यानी कि यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 6/09 ये आप लोग का रेट का परसेंट आया। क्लियर है। और आप लोग का अंतर बोल रहा था ऑलरेडी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल पी का वैल्यू कितना था 25,000 था। अब एक आप लोग देखे होंगे यानी कि 6.09 आया, ऑलरेडी फर्स्ट का क्या था 6% था। अब इसे आप लोग सॉल्यूशन कीजिए तो कितना आएगा 22.50 इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था आप लोग का ये। तो फ्रेंड इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते थे। क्लियर है। और और हाँ चलिए ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक स्कूल में, तो फ्रेंड लिख रहे हैं एक स्कूल में कुल छात्रों में से 12% छात्र खेल में अच्छे हैं। 12% छात्र खेल में अच्छे हैं। कुल छात्रों में से 3/4 पाठ्येतर गतिविधियों में रुचि रखते हैं। कुल छात्रों में से 10% संगीत पसंद करते हैं। शेष 15 छात्र उपरोक्त गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन रहता है आप लोगों को सॉल्व कर देखिए 12% था तो मैं 12% ले दिया हूँ। क्लियर है। और आप लोग इसके साथ साथ बोला 3/4 जो है ना पाठ्येतर गतिविधियों में रुचि रखते हैं, यानी कि टोटल कितना था ये 100% का मान लिया हूँ। क्लियर है। अब इसमें लिख रहा है 10% संगीत को पसंद करते हैं, यानी 10% को लिख रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिए देखिए 25 टाइम्स कटेगा, यानी कि यहाँ पे परसेंट के रूप में लिया हूँ तो 12% है, ये क्या है 75% है। और यहाँ पे ये अगर देखना चाहते हैं तो 10% आ रहा, यानी कि टोटल ओवरऑल लिखे तो 97 ये आप लोग का परसेंट को शो कर रहा। क्लियर है। अब देखिए टोटल 97% है,
97 जो आ रहा यानी जो भाग लेने वाले छात्र हैं, क्लियर है। तो भाग नहीं लेने वाले कितने रहेंगे, तो आप लोग को 100 में से क्या 100% में से 97% को माइनस कीजिएगा, तो ऑलरेडी पता कितना आएगा 3% आएगा, क्लियर है। यानी कि अगर आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा तो 3% का वैल्यू 5 आ रहा, तो हम लोग हमेशा 100% का वैल्यू निकालते हैं, तो 100% का वैल्यू क्या आएगा 500 आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा 500 होगा। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्रेंड्स ये इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा, इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है तो। चलिए अगला देखिए, आप लोग को क्वेश्चन जो दिया है इसमें आप लोग देखिएगा, तो इसमें आप लोग को माध्यिका का योग निकालना था, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं। माध्यिका एवं परिसर का योग ज्ञात करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी कोई आंकड़ा दिया रहता है उसे हम लोग माध्यिका निकालने में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम लोग 2 है तो ऑलरेडी देखेंगे 2 की संख्या कुल कितना टाइम्स है, तो और देखिए 2 कितना टाइम्स है, देखिए 1 टाइम्स, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स है, तो हम लोग लगातार 2 को 6 टाइम्स लिखें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ले दिया हूँ, क्लियर है। उसके बाद आप लोग देखिए 3, तो 3 ऑलरेडी देखिएगा तो 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ले दिया हूँ। 5 भी फोकस करते तो 2 टाइम्स हो रहा है, क्लियर है। फिर 6 1 टाइम्स है, वही 7 1 टाइम्स 2 टाइम्स है, और 8 1 टाइम्स है। आप लोग एन काउंट कीजिए, तो देखिए एन काउंट कीजिए तो 14 आ रहा है, क्या आ रहा है ये 14। ऑलरेडी आप लोगों को पता है 14 क्या आप लोग का ये ऑड नंबर है, क्या ये सॉरी इवन नंबर है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इवन नंबर का फॉर्मूला को पुट ऑन करेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है मीडियन निकालने के लिए इवन नंबर का जब आता है तो n बाय 2वां टर्म लिखते हैं प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 होता है, ये फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है। तो 14 का हाफ कीजिएगा तो 7वां टर्म प्लस 8वां टर्म बटा 2 कीजिएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लोग किए तो 7वां टर्म आ रहा था 3 और 8वां टर्म भी क्या था 3 था, अब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो फ्रेंड ये आएगा 3, क्या आएगा 3 आएगा। ऑलरेडी आप लोग को परिसर निकालने बोलता है तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट संख्या माइनस लोए, तो सबसे बड़ा संख्या 8 था माइनस लो संख्या 2 था, तो यहाँ पे 6 आ गया, क्लियर है। अब बोला दोनों का योग, तो 6 + 3 को अगर ऐड करते तो क्या आएगा 3 + 6, तो राइट आंसर क्या आएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी अच्छे से आप लोग बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घन के सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए घन, अगर आप लोग घन बनाना चाहते हैं, देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप लोग घन, तो घन आप लोग ऑलरेडी बात जानते हैं, 6 वर्ग को अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो हम लोग के घन की प्राप्ति होती है। देखिए ये ऑलरेडी आप लोग को पता है घन है, ये क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा इसमें क्या होता है, अगर देखा जाए तो इसमें सारी भुजाएं इक्वल होता है, यानी कि देखिए 4 लेंथ लिख सकते हैं, 4 ब्रेथ, यानी सारे इक्वल होता है, 4 हाइट है, यानी कि देखिए टोटल अगर कीजिएगा तो 12a आता है, क्या क्या 12a। तो 12a का वैल्यू अगर देखिएगा यानी सभी भुजाओं यानी 12 आएगा, 12a का वैल्यू आ गया 48, तो ऑलरेडी a का वैल्यू निकालेगा तो 4 आ गया, क्या आ गया ये 4 आ गया। और आप लोग को इसका आयतन निकालना था, तो सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यों, तो a का वैल्यू 4 था, 4 पर पावर 3 यानी कि 64 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड इसे काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी 64 इज द राइट आंसर। चलिए अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या लिख रही है। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 6:7 होगा, तो उसकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी आयु का क्वेश्चन आता है देखिए ए लिख दीजिएगा, यहाँ पर बी लिखिएगा। सबसे पहले इसमें 14 लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है, क्लियर है। अब देखिएगा इसमें क्या लिख रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष सबसे पहले इसका रेशियो को तोड़िए, यानी 6 रेस सॉरी यहाँ पे अगर यहाँ पे तोड़ते हैं क्या बोल रहा 8 वर्ष बाद 6:7 हो रहा ना, तो ये लिख दिया। अब फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए दोनों में डिफरेंस देखने का प्रयास कीजिए, क्लियर है। नहीं तो एक काम कीजिए सबसे इजी आप लोग को इसमें सिंपल वे में आप लोग सॉल्व कर देखिए, 14 है 14x कीजिए, ये भी 8 वर्ष कीजिए, और यहाँ पे क्या लिखा है 17x लिख रहा है, इसमें भी आप लोग 8 वर्ष बाद बोल रहे हैं, कितना हो रहा है 6/7। आप लोग सिंपल वे में इसी प्रकार बना लीजिए, एक्स का वैल्यू सॉल्व कीजिए तो 2 आएगा, क्लियर है 2 आएगा। अब बोल रहा है दोनों में अंतर क्या होगा, तो देखिए 14x में से सॉरी 17x में से 14x को माइनस कीजिए तो 3 आएगा। अब यानी कि 3x आएगा, यानी कि 3 और x का वैल्यू कितना था 2 था, तो 3 2 जा क्या होगा 6, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक दंत चिकित्सक दांतों को आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
चलिए, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसके बाद कुछ ऑपरेशन करना हूँ। देखिए, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में भी काम आता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। याद रखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि अनंत से आने वाली किरणों को यह सिकोड़ता है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वही फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक के साथ, देखिए वास्तविक भी बनता है और वास्तविक के साथ साथ इसमें आभासी भी बनता है। ये दोनों याद रखिए, यानी वास्तविक के साथ साथ इसमें आभासी भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसका तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले याद रखना, ये रखिएगा, एक ध्वनि की आवृत्ति, आवृत्ति को एन से डिनोटेड करते हैं। कितना लिख रहा है? 50 हर्ट्ज लिख रहा है, तो 50 हर्ट्ज लिख दिया हूँ। और तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का वैल्यू देखिएगा तो 4 मीटर दे रहा है। क्लियर है? फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा तरंग, ध्वनि तरंग की जो चाल होता है, यानी कि मैं मान लेता स्पीड मान लेता हूँ, तो स्पीड के लिए क्या कीजिए? आवृत्ति यानी एन गुना लैम्डा कीजिएगा। तो देखिए, एन का वैल्यू आप लोग का 50 हो रहा है, ये लैम्डा का वैल्यू कितना? 4 है। अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आएगा। ऑलरेडी आप लोग को पता है मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 200 मीटर पर सेकंड। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप लोग का क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा आ गया। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एन द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े होंगे तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा सबसे पहले फोर्स जो होता है वह आप इस दोनों के दूरी के, सॉरी, इस दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है, वही द्रव्यमान के, और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी डी के स्क्वायर होता है। क्लियर है? ये होता है। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन कीजिए तो देखिए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिखिएगा एम इंटू एम बाय डी स्क्वायर, ये लिखिएगा। अब डायरेक्टली को हटाते हैं हम लोग तो यहाँ पे लिखते हैं जी, जी लिखते हैं, फिर हम लोग एम लिखेंगे बाय एम बाय डी स्क्वायर। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ पे ये आप लोग का इसका इक्वेशन आता है। क्लियर है? अब यहाँ से अगर आप लोग जी का भी वैल्यू निकालना सकते हैं तो काफ़ी अच्छे से अगर निकाल सकते हैं। देखिए, जी का वैल्यू निकालेगा तो एफ लिखिएगा। क्या लिखिएगा? एफ लिखिएगा। क्लियर है? और एफ के बाद आप लोग यहाँ पे डी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? और नीचे क्या था? एक एम ये था और एक एम ये था, ये था। क्लियर है? तो अब यहाँ से अगर आप लोग को पूछेगा जी क्या था, देख नियंतांक था। और फ्रेंड जी का जो वैल्यू होता है याद रखिएगा 6.67, देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। अब इसका देखिए, मैं यूनिट निकालने सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फोकस कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, फोर्स है तो फोर्स कैसे मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। दूरी, दूरी का क्या होता है? मीटर, दो बार मीटर स्क्वायर कर दिए पर। अब देखिए, डबल केजी है तो केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्लियर है? और उसी प्रकार फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका डायमेंशनल सूत्र निकालिएगा तो देखिए, आप लोग के इस टाइप से करना पड़ेगा, एम माइनस एल 3 T⁻⁻2, ये आप लोग को इस टाइप से करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उसके देखिए, यानी कि डी के बारे में पूछा तो उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों को उसके संबंधित अपवर्तनांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। फ्रेंड्स, आप लोग को अपवर्तनांक पर निर्भर करना है। सबसे पहले याद रखिएगा, जल, कांच, वायु का अपवर्तनांक के आरोही क्रम। सबसे पहले आप लोग को आरोही क्रम में बता रहा हूँ। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज़्यादा जो सॉरी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? ऑलरेडी पता है, हीरा का होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। और सबसे कम जो होता है निर्वात का होता है। देखिए, मैं कुछ कुछ लिख देता हूँ, आप लोग फोकस कीजिए। सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है निर्वात का होता है। कितना होता है? 1 होता है। वही बात करना चाहते हैं हवा का, तो फ्रेंड्स हवा का जो अपवर्तनांक होता है 1.000, याद कर 1.0000293 होता है। वही बात करना चाहते हैं बेंजीन का, तो ऑलरेडी आप लोगों को पढ़े होंगे बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है 1.501 होता है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं हम लोग जल का, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.330 होता है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हीरा का तो मैं बता दिया हूँ। और एक बच गया कांच का, तो फ्रेंड कांच का मैं लिख देता था, कांच का तो 1.54 होता है, ये लिख लीजिएगा। क्लियर है? और आप लोगों को क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। आरोही क्रम में बढ़ते हुए सजाना है, तो आरोही का अर्थ होता है आप लोगों को सबसे कम से लेके हाईएस्ट में जाना है। तो सबसे कम अगर देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मैं लिखा हूँ, देखिए सबसे कम देखिए हवा का, यानी देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हवा का सबसे कम हो गया। फिर इसी में देखिएगा तो हम लोग का जल का जा रहा है, यानी 1.33 जा रहा है। फिर लिखिएगा आप लोग कांच का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके अकॉर्डिंग लिखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। यानी कि फिर देखिए वायु, फिर से याद कर लिया,
वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.000 कर दीजिए या फिर 3 कर दीजिए। क्लियर है। वही बात करते हैं पानी का, तो 1.33 याद कर लीजिएगा। वही कांच की बात करना चाहते तो 1.54 याद कर लीजिएगा। तो इस टाइप से काफ़ी ईजिएस्ट होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्या लिख रहा है। किसी द्रव्य के लिए दृढ़ता गुणांक का मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, किसी द्रव्य के लिए दृढ़ता गुणांक का मान हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, ये शून्य होता है। तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स अगर आप लोग हुक्स लॉ पढ़े होंगे तो उसके रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है ये। तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। चलिए तो 70 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, एक स्वारित्र द्विभुज का आवर्त काल 0.004 सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आवर्त काल को टी से डिनोट करते, इसका वैल्यू दिया 0.004 लिख रहा है। क्लियर है। अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग का आवृत्ति बोल रहा था, यानी एन का वैल्यू होता है 1/t होता है। क्या होता है, 1/t होता है। अब इसी के रिगार्डिंग 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 0.004। अब आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो देखिए इस पॉइंट को हटा दिया, 000 1 2 3 कर दिया हूँ। अब 4 का पावर में 1000 कितना, ये कितना बार में आएगा, 250 बार में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 250, यानी 250 हर्ट्स लिखेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेगा तो आप लोग काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है। तो याद रखिएगा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिएगा केवल हमसे पढ़ लीजिए आप लोग सब साझ देखो। चंबल नदी, तो फ्रेंड चंबल नदी में कुल 3 बांध होते हैं। पहला जो बांध होता है वह जवाहर सागर होते हैं। ऑलरेडी आप लोग को मेरा नाम सागर पता होगा। पहला होता है जवाहर सागर होता है, उसके बाद होता है गांधी सागर, देखिए इसके बाद होता है फ्रेंड गांधी सागर होते हैं, उसके बाद होता है राणा प्रताप सागर। ये 3 जो बांध होते हैं आप लोग को चंबल नदी पे, राणा प्रताप सागर, ये 3 बांध होते हैं वह किस पे, चंबल नदी पे। लेकिन इंदिरा सागर जो होता है वह वहाँ पर स्थित नहीं है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। यानी कि देखिए चंबल नदी पर कुल देखा जाए तो कुल 3 बांध है। सबसे पहला अगर होगा तो जवाहर सागर होगा, फिर गांधी सागर होगा, राणा प्रताप सागर होगा। क्लियर है। और इंदिरा नहर का पुराना नाम था राजस्थान नहर था। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑलरेडी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड। सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय होगा लंदन। क्या होगा फ्रेंड, लंदन होगा। क्लियर है। चलिए बात करना चाहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो हुआ था वह 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। क्लियर है। यह मानव अधिकार की सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और बात करना चाहते हैं डब्ल्यू का, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है डब्ल्यू क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी को हुआ था, यानी 1 जनवरी 1995 को आप लोग लिख सकते हैं। और न्यूयॉर्क यानी कि न्यूयॉर्क में राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। वही द हेग में है आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने डेविस कप 2021 का खिताब जीता। फ्रेंड्स इस करंट अफेयर को एक्सक्यूज करना आप लोगों को। अगर करंट अफेयर मैं याद करना चाहता हूँ, मैं न्यू करंट अफेयर को ऐड कर दूंगा। इस बार आप लोग याद रखिएगा 2024 का आईपीएल खिताब किसने जीता था, तो केकेआर, ये आप लोग याद रखिएगा। और T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इस बार भारत जीता था। किसने जीता था, इंडिया जीता था। सॉरी, ये भारत में ही हुआ था और भारत ने जीता था। क्लियर है। चलिए अब ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो क्या लिख रहा है देखिए, इसमें फ्रेंड निम्न चित्र को दर्शाएंगे, नेता एवं गायकों को दर्शाते इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो। भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, यानी देखिए भारतीय नेता हो पर गायक नहीं है। तो ऑलरेडी अगर देखिएगा तो देखिए 2 जो है आप लोग का भारतीय नेता भी है पर गायक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नीचे किसी पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दी गई है। 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए कहीं भी देखिए 2 अगर कोई संख्या डिजिट मैच करता है तो वहाँ से हम लोग करते हैं। तो देखिए इसमें अगर आप लोग देखिए मान लेते हैं 3 को उठाएं, तो फ्रेंड 3 को मैं उतारा हूँ। अब देखिए यहाँ से क्लॉक वाइज करना है, 3 के बाद 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4। अब इसमें चलते हैं तो देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा। अब आप लोग को क्वेश्चन की ओर लिख रहा है 4 का विपरीत कौन है। तो ऑलरेडी देख रहे हैं 4 को उल्टा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। अगर इस टाइप से भी नहीं समझ, मान लीजिए कि ये दोनों में कंपैरिजन करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग को फोकस करना है दोनों में मैच क्या कर रहा है। तो आप लोग अगर ऑप्शन देखना है देखिए 2 दोनों में है ना, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लिए। अब क्लॉक वाइज करना है, 2 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 3। अब फिर इसमें देखिएगा 2 है, 2 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 4, फिर 4 के बाद क्या आ रहा है 6। आप लोग को क्या बोल रहा है 2 4 का अंतर। तो ऑलरेडी आप लोग के सामने देखिएगा 4 का अंतर हो रहा। तो देखिए 4 के 1 के सामने क्या है 4 है। तो काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स आप लोग 4 को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है।
और वही बोलता है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का 5 होता है, नहीं जो नहीं रहा था उसी के बदले लिख देते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति के चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतियां नहीं थे, यानी कि प्रश्न आकृतियां नहीं थे। तो इससे फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस किए तो ऑप्शन नंबर ए को अगर फोकस करते हैं, देखिए सेम आप लोग का दिया हुआ, यानी ये मैच को देखना है कि यानी किस ऑप्शन में दिया, तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए मैच कर रहा है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पूर्ण व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बना सकता है? तो ये क्वेश्चन जो होता है काफ़ी मेरे अकॉर्डिंग डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरे पास आंसर है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? इसे अगर आप लोग वर्ड्स बनाते हैं तो आप लोग का एब्जेक्ट बनेगा, ABJECT बनेगा। क्लियर है? तो ये टफ क्वेश्चन मैं बोल दूंगा उसको। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ क्या ये, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स चलिए मैं देखना चाहता हूँ क्या लिख रहा है ये। तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखना चाहते हैं ये क्या लिख रहा है, 18, 17, 33, फिर लिख रहा 67, फिर लिख रहा 133। अगर आप लोग अगला का निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये आप लोग का दुगना प्लस 1 कर रहा है। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पे देखिएगा तो दुगना में से क्या किया, 1 को माइनस किया। फिर देखिए 33 दूनी 66 प्लस 1 किया। फिर देखिए 67 को 2 से गुना के 134 में से 1 घटा दिया। क्लियर है? तो हम लोग 133 के लिए क्या करेंगे, वही आप चीज़ अपनाएंगे, 133 को आगे 2 से गुना करेंगे और यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे। तो 133 को 2 से गुना करिए तो 266 आएगा, 1 जोड़िए तो 277 आएगा। तो राइट आंसर 267 होगा। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ये पैटर्न का अगर आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स आ चुका है ये। तो फ्रेंड देखिए 32 पर पावर अगर देखना चाहते हैं तो -1/5 है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए माइनस वाला जब भी आता है तो हम लोग क्या करें, 1/32 करें। 1/32 पर पावर यहाँ पे लिखिए 1/5। अब देखिए 32 को तोड़ने का प्रयास करें तो आप लोग क्या करें, 1/2 पर पावर 5 कीजिएगा ना, और यहाँ पे 1/5 कीजिए, ये 5 कैंसिल हो गया, यानी राइट आंसर कीजिएगा तो 1/2 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा 1/2 होगा। क्या होगा, ये 1/2 होगा। तो काफ़ी अच्छे से 1/2 को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 सम संख्याएं शामिल हो जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग सिंपल में बनाइए। देखिए 8, तो 8 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड देखिए सम संख्या रहता है तो आप लोग को देखिए आठवां ऑलरेडी आप लोग को पता नहीं रहता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें बीच का औसत क्या लिख रहा है, 8 क्रमिक सम संख्या। तो 8 क्रमिक सम संख्या के लिए अगर बात करता है तो इसमें आप लोग एक काम कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से ट्रिक से तो नहीं काम कर रहा है ये, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जब देखिए डाटा तो नहीं इसमें पता ऑलरेडी, मान लीजिए पहला डाटा मान लीजिए एक्स मान लीजिएगा, सेकेंड के लिए क्या मानिए x+2 मानिएगा, अगला के लिए क्या मानिए x+4 मानिएगा। धीरे धीरे आप लोग को 8वां तक जाना है। तो 8 6 14 यानी लास्ट वाला होगा x+14 होगा। क्लियर है? आप लोग को औसत निकालना है। सबसे पहले औसत निकालने के लिए आपको सिंपल वे में क्या करना पड़ेगा, देखिए औसत निकालने के लिए यानी एवरेज निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले शुरू में x लिखिएगा। क्लियर है? लास्ट में क्या था, x+14 था, और हम लोग इससे क्या डिवाइड करेंगे, 2 से। ऑलरेडी इसका औसत कितना था, 65 था। 65 बराबर लिखेंगे 2x+14 बराबर 2। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 65 को 2 से गुना करते हैं तो 130 आएगा। क्या आएगा, 130 बराबर 2x+14 आ गया। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ऑलरेडी क्या आएगा, 58 आएगा। क्लियर है? अब आप लोग फोकस करना फ्रेंड्स, आप लोग को नई संख्या के बारे में बोल रहा है। क्लियर है? तो देखिए सम संख्या निकालेंगे तो पहला क्या होगा, 58 होगा। सेकेंड इसमें 2 ऐड किए 60 होगा, फिर 2 ऐड किए 62 होगा, फिर 2 ऐड किए 64 होगा, फिर 66 होगा, 68 होगा। धीरे धीरे करके जाएगा तो आप लोग का ये 80 तक आ जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड इस टाइप से कीजिए तो 80 आ जाएगा। क्या आएगा, 80। आप लोग को नई औसत निकालना था तो हम लोग क्या करेंगे, 80 प्लस फर्स्ट संख्या क्या था, 58 था, अब इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो सिंपल वे में इसका राइट आंसर आएगा 69, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। तो देखिए 3 बीकरों में से प्रत्येक की क्षमता 250 मिलीलीटर, 650 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर है। 682 मिलीलीटर रस को 3 बीकरों में से इस प्रकार डाला जाता है कि प्रत्येक का समान हिस्सा भरा हो, तो सबसे छोटे बीकर में कितना रस डाला जाता है? फ्रेंड्स जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रहा है, 250 लिख रहा है। क्लियर है? फिर अगर आप लोग देखते हैं तो 650 लिख रहा है। क्लियर है? उसके बाद लिख रहा है 200 का लिख रहा है। क्लियर है? आप लोग ऐड कीजिए तो 1100 ml आ गया। क्लियर है? सबसे छोटे के लिए बोला तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 682 को हम लोग क्या करें, 1100 से डिवाइड करेंगे इंटू 200 कर दीजिएगा। अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो 124 ml आएगा, यानी 124 ml आएगा। क्लियर है? तो राइट आंसर 124 है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हूँ और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती हूँ। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दूँ तो गंतव्य पर कितने समय पहले पहुँच जाऊँगा। तो फ्रेंड, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग को पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। सबसे पहले यहाँ देखिए 10, देखिए डिस्टेंस निकालना है, फर्स्ट फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करता हूँ। 2 घंटे, यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दूँ तो गंतव्य स्थान पे कितने समय पे पहुँचूंगा। सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को दूरी 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 10 हो गया, क्लियर है। अब इसमें आप लोग को डबल टाइम्स कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए चाल, तो 10 और 5 कितना होता है, 15 हो गया। अब आप लोग को यहाँ पे टी निकालना है। अब आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 5 3 ये हो गया, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यानी कि टी का वैल्यू लिखिएगा तो 3/4 आ रहा है, क्लियर। 3/4 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे, हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो 15 आएगा ना, 15 चौक 60। यानी देखिए मैं एक और ट्रिक से बताता हूँ। देखिए आप लोग को निकालना था तो ऑलरेडी आप लोग को सबसे पहले डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कीजिए, स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए। अब आप लोग यहाँ से सॉल्व करते, देखिए डिस्टेंस 20 हो जाएगा और चाल कितना था 15, गुना क्या कीजिए टी। तो यहाँ से अगर टी निकालते हैं तो ऑलरेडी आप लोग को पता है क्या लिखा है, 20/15। हम लोग इसे क्या करें, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 15 चौक 60। यानी कि टाइम अगर देखते हैं तो 80 मिनट आ रहा है, तो 80 मिनट तो ऑप्शन में है नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल 2 घंटा था ना, तो 2 घंटा में 80 मिनट को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 40 मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, पाइप ए 735 मिनट में एक एक टैंक को भर सकता है और पाइप भी उसी टैंक को 1470 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो दो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा। फ्रेंड, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है आप लोग दोनों को आगे मल्टीप्लाई करिए, यानी 735 को 1470 से मल्टीप्लाई कीजिए और भरने का रहेगा तो हम लोग दोनों को ऐड कर दें, यानी 735 प्लस 1470। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा 490 मिनट आएगा। राइट आंसर 490, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, अब 31 नंबर हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आ चुका है। एक विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा खींचता है, यदि संभावित अंतर बढ़ाकर 127.5 वोल्ट हो जाए तो हीटर की धारा क्या खींचेगा। फ्रेंड्स, आप लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आप लोग ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग चलना। देखिए V1 का वैल्यू अगर देखिएगा तो 60 वोल्ट लिख रहा, क्लियर है। उसी प्रकार I1, तो I1 यानी करंट का अगर देखता है तो 4 एम्पियर लिख रहा है, क्लियर है। उसी प्रकार V2 की बात करना चाहते हैं तो अगर आप लोग देखिएगा तो 127.5 वोल्ट है, 127.5 वोल्ट है। उसी प्रकार आप लोगों को I2 निकालना, तो ये आप लोग को मान लीजिए कि X मान लिया, क्लियर है। ओम्स के अकॉर्डिंग जानते हैं, ओम्स का नियम क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसी प्रकार आप लोग को करना है, यानी कि सिंपल वे में अगर आप लोग इस रेशियो का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या कीजिए, V1/V2 कीजिए, V1/V2 इक्वल टू क्या कीजिए, I1/I2 कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो V1 का वैल्यू क्या था, 60 था। V2 का वैल्यू कितना था, 127.5 था। और I1 का वैल्यू 4 है और I2 का वैल्यू कितना, इसी प्रकार है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 8.5 एम्पियर इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, 8.5। तो राइट आंसर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। उपग्रह की चाल निर्भर करती है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता था उपग्रह की चाल पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, क्लियर है। और इसमें याद रखिएगा, इसका अगर फार्मूला अगर आप लोग निकालिएगा तो आप लोग को इस फार्मूला को आप लोग याद करना पड़ेगा। अंडर रूट होता है G × R + H, ये फार्मूला को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आसपास का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कितने समय में इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप लोग तुक्का लगा दीजिएगा, 25/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है। फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अमाशयी रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन होता है। कौन सा होता है, पेप्सिन होता है, क्लियर है। चलिए, आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइए। देखिए, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का विघटन नहीं होता, याद रखिए। सबसे पहले याद रखिए अमाशय। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले याद रखिए अमाशय, हमारे अमाशय में कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट का विघटन नहीं होता। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ग्लूकोज। तो इसका विघटन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन नहीं होता, बल्कि
यहाँ पर प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, अमीनो यानी प्रोटीन का विघटन होता है। अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन यदि पेप्सिन एंजाइम द्वारा हो जाता है तो अल्सर नामक बीमारी हो जाती है। अमाशय में लुगदी के समान भोजन काइम कहलाता है, यानी कि अमाशय में जो भोजन लुगदी के समान जो भोजन होता है, इसी पे जो भोजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और टाइलिन एंजाइम मुख्य गुहा में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अग्नाशयी रस में कई प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। सबसे पहले याद करिए, एक होता है ट्रिप्सिन एवं क्राइमेटोप्लिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को तोड़ता है। वही एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट पाचक का एंजाइम करता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही लेपेज जो होता है वसा पर अभिक्रिया कर उसे वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अग्नाशय की बात करें। देखिए अग्नाशयी रस, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए अमाशय, देखिए मैं लिख देता हूँ। अमाशय में आप अग्नाशय, अग्नाशय तीन। तो फ्रेंड याद रखिए, अमाशय से कुल तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। LAT याद कर लीजिए, LAT। तो एल से होता है, देखिए मैं आप लोगों को फिर से बता ठीक से। देखिए एल से फ्रेंड लाइपेज याद रखिए। लाइपेज क्या कहता है? वसा पर अभिक्रिया कर उसे वसा अम्ल बनाता है। वही A4, तो A4 एमाइलेज कीजिए जो कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम कार्य करता है। वही T4 था ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है। चलिए, किस प्रकार के पौधों की पंक्तियां में समांतर सिरा विन्यास रहता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, एक बीज पत्री में, देखिए एक बीज पत्री में पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, भोजन में की उपस्थिति की परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया था। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया था। तो राइट आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। यानी भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया था। खाद्य पदार्थों जिसमें स्टार्च होता है, आयोडीन का कुछ बूंदे डालने पर वह नीला काला देता है। क्लियर है? और स्टार्च के कुछ अच्छे खाद्य पदार्थों में से अनाज, चावल, आलू, मटर और सेम होता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा, वसा शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता को कम करने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद गृह मंत्री का पद भार किसने संभाला था? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गृह पद का कार्यभार सौंपा गया था, जो कि फ्रेंड्स दिसंबर 1950 से लेकर अक्टूबर 1951 तक पद पर रहे थे। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं। चलिए इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ। चलिए और क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री बारे में बताना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री रहे। वह 1961 से लेकर 1963 के तक रहे थे। क्लियर है? चलिए, और वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, अपना अमित शाह। यानी कि अमित शाह भारत का भी कौन सा मंत्री है? गृह मंत्रालय इनके पास है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मशहूर लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर में है। कहाँ पे? भुवनेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। और लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में सोमवंश के शासकों द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में कराया गया था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह नागर शैली, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा किस शैली में आता है ये। तो यह नागर शैली में निर्मित कला है, यानी कि याद रखिएगा यह नागर शैली में निर्मित करवाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान कितना था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 48वां था। कितना था ये? 48वां था। और 2024 में जो भारत ने खिताब जीता था, 1-2 का 4 याद कर, 1-2 का 4 यानी टोटल 7 खिताब जीता था। तो देखिए आप लोगों के सामने 41 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है, यदि दा को कुट भाषा में 33 लिखा जाता है तो ANT को कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले फ्रेंड देखिए, टी, तो टी का होता है 20, एच का होता है 8 होता है, और ई का होता है 5, 28, 5, 33, यानी कि जोड़ दिया गया। उसी पर ANT, ए का होता है 1, एन का होता है 14 और टी का होता है 20, ऐड कीजिएगा तो 35 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी में 6 और 7 के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाता है? फ्रेंड्स देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसके लिए एक ट्रिक होता है। एक फार्मूला को याद कर लीजिएगा। सबसे पहले 6 और 7 के बीच बोल रहा ना, तो आप लोग को क्या करना, फार्मूला मैं लिख देता हूँ। देखिए 2/11 कीजिएगा, 2/11 कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को मिनट का, यानी जो आप लोग का जो शुरू वाला टाइम होता है वो लिखिएगा, इंटू हमेशा 30 कीजिएगा। क्लियर है? अब जो एंगल बोल रहा है यानी कि 90 डिग्री लिख रहा है, तो 90 डिग्री के यहाँ वैल्यू लिखेंगे। अब आप लोग को सॉल्व कीजिए, यानी 2/11 करेंगे। अब 3 को
30 से गुना कीजिए, कितना आएगा 180 आ गया प्लस 90। अब आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते देखिए 2/11 आ गया, 90 प्लस 180 क्या था 270 होता। अब 270 को 2 से गुना कीजिए तो 540 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। तो ऑलरेडी अगर आप लोग 540 को 11 से डिवाइड कीजिए, देखिए मैं आप लोग के सामने यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। देखिए सबसे पहले 4 बार में लगाया तो कितना 44 आ गया, उसी प्रकार 0 1 0। अब यहाँ से लगाइएगा तो फ्रेंड 9 टाइम्स लगा दीजिए, तो 9 टाइम्स लगाए तो 99 आएगा। क्लियर, अब 1 यहाँ पे ही आ रहा आप लोग का शेष, तो देखिए 49.1/11 हो जाएगा। तो आप लोग को लिखने के लिए तरीका क्या करना पड़ेगा, देखिए 6 शुरू वाला लेते हैं, यानी 6 लिख देंगे बचकर। शुरू में क्या था, यानी 49 आया था। क्लियर है, शेष कितना था 1 आया था, और किसने डिवाइड किया 11 से। तो आप लोग इस टाइप से आंसर को लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस टाइप से काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए, मैं फिर से लिख देता हूँ, 2/11 लिखिएगा। फिर आप लोग को जो शुरू वाला जो मिनट इस घंटा रहता है उसको आप लोग हमेशा 30 से गुना कर दीजिएगा, प्लस आप लोग को यहाँ पे एंगल यानी थीटा को कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चित्र को चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, काफ़ी इजी है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए 215 को ऐड कीजिए, 215 यानी कि 2 और 1 3 और 5 5 और 3 8 का स्क्वायर कीजिए, तो फ्रेंड ऑलरेडी 64 आएगा। तो जस्ट लाइक सेम 3 + 1 + 2 यानी 3 और 1 4 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या लिख रहा, ये आप लोग का आकृति दिया गया तो इसे सॉल्व करना है। फ्रेंड्स देखिए इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि शब्द मैनेजमेंट के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम किया जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं से छठा होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, चलिए मैं बनाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले शब्द लिखना पड़ेगा आप लोग को, मैनेजमेंट है यानी MANAGEMENT, हम लोग आगे मैनेजमेंट शब्द लिख दिए, आप लोग को इस टाइप से आगे लिखना पड़ेगा। क्लियर है, अब देखिए मैनेजमेंट शब्द के दूसरे आधे भाग को क्या लिखा व्युत्क्रम किया जाए, तो यहाँ पे करना है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं से होगा। तो फ्रेंड देखिए आप लोग को क्या करना लिख रहा है, आप लोग को दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम करना है। सबसे पहले टोटल काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा। सबसे पहले 5 को आप लोग सेम रहने दे, देखिए MANA जी, ये 5 को मैं सेम रहने दिया हूँ। अब लास्ट वाले को फर्स्ट में करूँगा, देखिए यानी टी से मैं करूँगा। देखिए यहाँ से अपोजिट कर रहा हूँ तो कलर चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे मैं टी करूँगा, फिर एन कर दूंगा, ई कर दूंगा, एम कर दूंगा और ई, ये आप लोग का हो गया। अपोजिट कर दिए, ऑलरेडी आप लोग दिख रहेंगे। तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे, तो बाएं छोर से तीसरे, तो ऑलरेडी देखिए मैं कलर को भी यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। तो बाएं छोर से तीसरे यानी बाएं छोर से तीसरे, क्लियर है, तीसरे बाएं छोर से तीसरे, तीसरे के दाएं से छठा होगा। यानी यहाँ से आप लोग का छठा देखना है, यानी बाएं से छठा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि फ्रेंड्स आप सॉरी कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं से छठा होगा, यानी यहाँ से छठा देखना आप लोग को, यानी कि यहाँ से आप लोग को देखना पड़ेगा। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसके अनुसार चाहिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एम को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, प्रेजेंट माइंड का यूज करना था, आप लोग को सरल करना है। तो ये आप लोग क्या कीजिए, देखिए गणित का क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या किए 0.1 का अगर देख रहे हैं तो पावर 3 कर सकते हैं, प्लस 0.2 को पावर क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, इनटू यहाँ पे क्या कीजिए फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा सिंपल वे में क्या कीजिए 0.5 का पर पावर 3 कर दीजिए, प्लस 1 पर पावर 3 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में सॉल्व किया तो 0.00 इंटू 8 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, चलिए अब देखिए इसका गुणनखंडन करना है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी तरीके से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग 8 को 9 से गुना किए और 9 ही 72 होता है। अब 72 को तोड़ दीजिए तो 2 का टेबल में 36 टाइम्स आएगा, फिर 2 का टेबल में। सिंपल है क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आप लोग सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर, नहीं तो ऑप्शन से पुट करके बना सकते हैं। 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहले अगर आप लोग का इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो देखिए 3 अंकों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या, तो 3 अंकों से विभाजित होने वाली पहली 3 अंक की संख्या पहला होता है 102, फिर तो क्या होता है 105 डॉट 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 डॉट, अंतिम क्या होगा 999 होगा। सबसे पहले यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे, तो ऑलरेडी देखिए एन, तो हम लोग एन निकालने के लिए लास्ट वाले टर्म में से पहला वाले टर्म को घटा के टोटल डिफरेंस कितना 3 का +1 कर दे, ये रूल होता है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो टोटल एन, यानी कि टोटल एन का वैल्यू निकाले, यानी इसे सॉल्व किया तो 300 आ गया, यानी कि एन का वैल्यू कितना आ गया 300 आ गया।
तो यहाँ बोला कितनी संख्या, तो ऑलरेडी आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है मैनेजर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से ऐसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें जी आर हमेशा एक साथ आए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दे दिया ये मैनेजर। सबसे पहले मैं मैनेजर लिखता हूँ, देखिए MANAGER। तो मैं मैनेजर शब्द लिख दिया हूँ। अब देखिए मैनेजर शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से ऐसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द में GER हमेशा एक साथ आए। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए GER शब्द है तो GER शब्द को हमेशा एक साथ के लिए मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। और आप लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले टोटल शब्द को गिनना है। देखिए एक शब्द हो गया, दो शब्द हो गया, ये तीन शब्द हो गए, चार शब्द। अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं ये पाँच यानी ये मिलकर एक शब्द बनाए, नहीं पांच शब्द। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये पाँच को फैक्टोरियल लेंगे, क्लियर है। अगर आप लोग देख ये हो गया। अब ये तीन जो शब्द है, देखिए ये जो तीन में शब्द था ये कहीं भी इधर उधर हो सकता है ना, तो थ्री फैक्टोरियल कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए इसमें से आप लोग को क्या करना था, हम लोग देखेंगे तो एक कितना बार है, दो बार ये मैच कर रहा। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ऑलरेडी सॉल्व किया था 360 आप लोग का इसका राइट आंसर आएगा। मैं ये समझा रही हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा सा मैं कंसेप्ट नहीं दिया। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिख रहा मैनेजर, देखिए मैनेजर शब्द मैं लिख दिया, देखिए MANAGER मैं लिख दिया मैनेजर। देखिए मैंने क्या बोला, मैनेजर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से ऐसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द में GER हमेशा एक साथ हो। फ्रेंड जब भी एक साथ हो तो देखिए मैं GER को हमेशा के लिए एक साथ कर दिया, देखिए इस टाइप से अकेला कर दिया। और आप लोग को शब्द को काउंटिंग करना, देखिए सबसे पहले मैं कलर को चेंज कर रेड कर दिया, देखिए M एक शब्द आ गया, दो तीन चार, यानी चार शब्द, ये तीनों मिलके एक शब्द बना, यानी टोटल कितना आ गया शब्द, पाँच आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल शब्द 5 फैक्टोरियल आ गया। अब जो GER है, जी बोलेगा हम आर के पास जाएं, आर बोलेगा जी पास जाएं, फिर ई बोलेगा हम यहाँ पर जाएंगे। यानी कि तीन है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों तरीका से सच सकता है, इसलिए थ्री का फैक्टोरियल लेंगे, क्लियर है। अब देखिए ओवरऑल इसमें देखिएगा तो एक कितना डबल टाइम्स आ रहा था, तो डबल टाइम्स यानी दो का फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब देखिए पाँच का फैक्टोरियल को ऑलरेडी आप लोग को पता है 120 होता है वैल्यू, और थ्री फैक्टोरियल का वैल्यू कितना, 6 होता है। अब दो का दो, अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि 360 आप लोग का काफ़ी अच्छे से आंसर आ चुका है। तो ऑलरेडी इसका आंसर क्या है, 360। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब आ चुका काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन। तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड देखिए चक्रीय चतुर्भुज आप लोग का ABCD, देखिए मैं एक ABCD खींच दिया हूँ, क्लियर है। आप लोग देखिएगा इस टाइप से आप लोग का ये, इस टाइप से आप लोग का ये, क्लियर है। अब आप लोग देखिएगा सबसे पहले मैं नाम लिख देता, देखिए इस टाइप से आप लोग को सॉल्व कीजिए। देखिए ये ए है, ये क्या आप लोग का बी है, ये सी है, ये डी है। अब आप लोग को बोल रहा है ABCD चक्रीय एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है 120 डिग्री, क्लियर है। और ऑलरेडी आप लोग को पता है ये 120, तो अब इसका बाहर भी क्या होगा 120। लेकिन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि रेखीय भाग में कुल कितना डिग्री का बनता है, 180। तो देखिए 180 यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या होगा 100 एक लीनियर लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 का। तो 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 60 डिग्री। तो राइट आंसर होगा 60 डिग्री। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो बाहरी एंगल जो होता है वो आप लोग का इसके अंतरणी का इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल प्रवाल पूर्वक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दीजिए। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं, जू जैथली होगा, जू जैथली होगा, क्लियर है। और क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। लाइकेन और कवक के, सॉरी, लाइकेन में कवक और शैवाल और कवक के बीच संबंध का क्या नाम है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच संबंध जो होता है उसको बोलते हैं सहजीविता। सहजीविता यानी एक दूसरे पर निर्भर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। शैवाल पनहरित युक्त, संवहन युक्त रहित, भ्रूण रहित, आत्म पोषण सेल्यूलोज भित्ति वाले होते हैं। और कवक क्या होते हैं फ्रेंड, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कवक में ग्लाइकोजन होता है, यानी कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थों को ग्लाइकोजन होते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कवक की जो कोशिका भित्ति होता है यह काइटिन की बनी होती है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप लोग के क्वेश्चन पेपर में आता है कि कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बना होता है, तो ये काइटिन की बनी होता है, क्लियर है। चलिए वही बात करना चाहते हैं। देखिए हरे शैवाल में स्टार्च जो होता है वह हरे शैवाल में स्टार्च पदार्थ संचित होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं जो बता रहा हूँ आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो ऑलरेडी मैं हमेशा आप लोग के सामने डिस्कस करता रहता हूँ गर्म करने पर विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते, ऑप्शन नंबर डी को। तो फ्रेंड आप लोग याद रखिएगा
जल में जो घुलनशील विटामिन होता है, यानी एक होता है जल में घुलनशील, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा जल में जो घुलनशील होता है वह विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है। क्लियर है। वही बात करते हैं वसा में, तो वसा में जो घुलनशील होता है उसके लिए ट्रिक याद कर लिए, कीड़ा याद कर लिए, KED है, विटामिन डी विटामिन, देखिए कीड़ा, यह स्टेप से आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है। ऑलरेडी फिर आप लोगों को पता होगा चावल को धोने में B1 विटामिन नष्ट हो जाता है। क्लियर है। चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। और वसा और जल दोनों में घुलनशील विटामिन H होता है और विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरता है। शरीर की सतह से स्वेदन द्वारा जल का हानि निर्भर करता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा शरीर की सतह से स्वेदन द्वारा जल की हानि वातावरण के ताप और वातावरण की नमी पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड एक होता है हाइपर हाइड्रोसिस, एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। क्लियर है। और हाइपर हाइड्रोसिस से ग्रस्त लोगों में फफूंदी संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरस्थ कुंडलित नलिका DCT में जल का अवशोषण नियंत्रित होता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ दूरस्थ कुंडलित नलिका DCT में जल का अवशोषण जो होता है ADH, यानी कि आप लोग हार्मोन्स पढ़े होंगे, ADH के द्वारा होता है, यानी ADH, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं सबसे पहले ACTG, देखिए ACTH इसे बोलते हैं एडिनो कॉर्टिफिक हार्मोन। ये होता है कॉर्टिकल भाग में हार्मोन्स के स्राव को प्रभावित करता है। क्लियर है। चलिए अब एक होता है फ्रेंड ऑक्सीटोसिन द्वारा, देखिए ऑक्सीटोसिन गर्भावस्था के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियों को भी प्रेरित करता है। और फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहते हैं ऑक्सीटोसिन जो होता है वह स्तनधारियों में दुग्ध स्राव का उत्तेजित करता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो यूनिट फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह अमीनो अम्ल होता है, और अमीनो अम्ल का सूत्र क्या होता है NH2COOH होता है। क्या होता है NH2COOH होता है। क्लियर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ देखिए इसमें N क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, H4 हाइड्रोजन, C4 कार्बन, O4 ऑक्सीजन होता है। क्लियर है। और प्रोटीन की कमी से क्वाशक्रो रोग होता है, यानी कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं क्वाशरकोर रोग होता है। तो ये भी आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और याद रखिएगा जीन प्रोटीन मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन है, और ग्लाइकोडिन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है, और केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, और साइटोक्रोम माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो ये सब सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। पिनाका क्या है। तो ऑलरेडी फिर आप लोगों को पता होगा पिनाका एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, यानी कि राइट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। अब इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पे रखा गया है। और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता 1980 के दशक में DRDO ने पिनाका रॉकेट सिस्टम को डेवलप किया था। अब भारत में स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल नाग है, जिससे अब ध्रुवास्त्र कहते हैं। अब भारत द्वारा पहला जो कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ा गया था, याद रखिए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल को छोड़ा गया था। अंजलि का याद आ गया फिर 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए भारत का प्रथम आक्रमण किस देश के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया गया था वह ईरान के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी यह ईरान के द्वारा किया गया था। अब भारत पर सर्वप्रथम साइरस फारस के शासक ने आक्रमण किया था, इससे भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब याद रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग को भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था अरबों द्वारा किया गया था। अब भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण जो हुआ था वह महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए थे, यानी कि राइट आंसर देखा है तो भाग नंबर 9 को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, सबसे पहले फ्रेंड ऑलरेडी आप लोगों को पता था 73वां, देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर, देखिए लिख देता हूँ मैं, लिख दे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में हुआ था, यानी पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना था। क्लियर है। और 24 अप्रैल को इसे लागू किया गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स आप लोग को और क्या देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और आप चूंकि हम लोग
सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्या लिख रहा है, 8 मित्र जे के एल एम एन ओ पी और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं। जे एन का पड़ोसी नहीं है, एल के दाएं के तीसरा है, क्यू एन के बाएं को दूसरा है, जो एल के दाएं को अलग है, तो ओ एन या के पड़ोसी नहीं है, तो पी का एकदम बाएं कौन है। फ्रेंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए वृत्त है ना, तो आप लोग को देखिए मेरा ट्रिक है ये, इस टाइप से आप लोग 8 व्यक्ति को बैठाना, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये 8 आप लोग इस टाइप से कर दीजिएगा। अब देखिएगा आप लोग पढ़िएगा, सबसे पहले क्या बोला, एल के दाएं को तीसरा है, देखिए मेरा ट्रिक से समझिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्या लिख रहा है, सबसे पहले देखिए आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले एल बोल रहा है, एल जो है ना के दाएं, एल जो है के दाएं को तीसरा है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है के दाएं को तीसरा है ये, यानी कि इसके दाएं, यानी कि यहाँ पे इसके दाएं इस टाइप से कीजिएगा, तो यानी कि यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, यानी कि आप लोग को इस टाइप से यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, के, यानी कि के देखिए ये जो एल जो है देखिए के दाएं को तीसरा, यानी के को दाएं को तीसरा आ गया, क्लियर है। फिर लिख रहा है क्यू एन के बाएं को दूसरा है, तो आप लोगों को क्यू एन के बारे में नहीं पता, जो जो हमेशा सेकेंड वर्ड्स के लिए आता है, देखिए जो एल के दाएं को अगला है, यानी कि जो, यानी कि एन जो है आप लोगों ना एल के दाएं को अगला है, तो यानी कि एल के बाद आपको क्या लेना पड़े, एन लेना पड़े, दाएं ले लिया हूँ, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अब क्या लिखा देखिए, ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है, ओ जो है एन या फिर के का पड़ोसी नहीं है, यानी कि आपको एन या फिर के, यानी कि ना तो ओ यहाँ पे आ सकता है, ना ही ओ यहाँ पे आ सकता है, और ना ही ओ यहाँ पे आ सकता है, यानी ऑलरेडी आप लोग ओ इसमें इसमें आ सकता है। उसके बाद ना, और पी का एकदम बाएं को है, और पी के एकदम बाएं को है, तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, देखिए एन में ले लिया हो ना, एन के बाद आप लोग को पी को लेना है, तो पी ऑलरेडी आप लोग के बगल में लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे आप लोग पी लिख दीजिए, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग करना चाहते हो तो इस टाइप से यहाँ क्या हो जाए, ओ हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग एम को लिख दीजिए, एम हो गया, यहाँ पे एन हो गया, ये एल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा, क्यू बचेगा। अब यहाँ पे देखिए तो जे आएगा, तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते थे। तो देखिए मैं पूरे के पूरे बना देता, देखिए 1 2 3 4 इस टाइप से बना दीजिएगा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एम हो गया था, ये आप लोग का एन हो गया, ये क्या है एल हो गया, ये क्यू हो गया, ये जे हो गया, फिर आप लोग का ये के आ जाएगा, और यहाँ पे पी आएगा, क्लियर है। इस टाइप से सिक्सटीन अरेंजमेंट आप लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन, एल का एल का सही स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। देखिए पहला तो ऑप्शन एन के एकदम दाएं है, तो देखिए एल जो है ना, एल जो है एन के एकदम दाएं है, नहीं फ्रेंड ये तो एल के एकदम बाएं आ रहा है, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा, तो पहला आप लोग गलत कीजिएगा। क्यू के एकदम दाएं है, बिल्कुल क्यू के एकदम दाएं है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। फिर लिख रहा कौन सा जोड़ा ओ का पड़ोसी है, तो फ्रेंड ओ, तो ओ अगर आप लोग देखिएगा तो ओ कहाँ पे है, तो ऑलरेडी आप लोग को देखिएगा, तो ओ आप लोग का यहाँ पे था, तो वो जो है पी और एम का पड़ोसी है, तो पी और एम का, यानी कि पी और एम का, तो ऑप्शन नंबर पी और एम, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इस टाइप्स का देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड लोग देखना चाहते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो साइन 2 थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए मैं आप लोग को कंसेप्ट देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। सबसे पहले याद रखिए साइन, देखिए साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, क्लियर है। अब देखिए दो है, दो साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया 4/5, तो कॉस थीटा क्या होगा बेस, तो बेस ये निकालिए था, तो 3/5 आ जाएगा, क्लियर। अब सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो 4 × 3 = 12 दूनी 24/25 आएगा, 24/25, तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। आप लोग को ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, देखिए मैं ट्रिपलेट का ज़्यादा यूज करता हूँ, यहाँ पे था तो ऑलरेडी 3, तो इस टाइप से मैं सॉल्व किया था। दो वस्तुएं जिसमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ है तो अन्य दो वस्तुओं की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए सिंपल वे में, आप लोगों को क्या करना है, देखिए दो वस्तु जिसमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है 2500 है, तो यहाँ पे देखिए 2500 मैं कर दिया हूँ, क्लियर है। अब लिख रहा है एक को 5% के लाभ पर बेचा था, 5% के लाभ पर यानी 105 लिखिएगा, बट्टा क्या कीजिएगा 100, क्लियर है। और यह अगला, तो अगला के लिए क्या कीजिए, तो 2500 है ना ये, अगला मैं लिख रहा फ्रेंड्स आप लोग को पता नहीं क्या है ये, तो आप लोग क्या कीजिए इंटू 100 प्लस पी कीजिए, यानी 100 प्लस पी कीजिए, बाई क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा, क्लियर है। अब लिख रहा है तो दोनों, यानी दोनों का मूल्य कितना है, यानी कि 5000 हो गया। अब इसका क्या निकालना 20% लाभ में, यानी 120/100 कर दीजिए, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो पी का वैल्यू जो आएगा आपका 35% आएगा, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से 35% को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। 240 के अभाज्य गुणनखंडों का निरूपण करें। फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, देखिए 285 है, 50 240 था, सॉरी
ये 240 है। आप लोग इसी प्रकार आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग इसे इस टाइप से सॉल्व करना कीजिएगा तो देखिए आप लोग का ये वैल्यू आ रहा, क्लियर है। अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरे का पूरे वे में आप लोग को सॉल्व करने पड़ेगा, यानी 3 5। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो 2, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखिए 2 कितना टाइम्स आ रहा है, तो ऑलरेडी देखिएगा तो 2 आपको का 4 टाइम्स आ रहा है, और 3 1 टाइम्स आ रहा है, और 5 1 टाइम्स आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए आप लोग का पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, और ये पूछा जाएगा। तो ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, कंपनी को चमड़े की अन्य उत्पादों की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले टोटल कितना था, 36,000। ये आप लोग का है ना, ये आप लोग का बोला चमड़े की तुलना में 15 में। तो ऑलरेडी इसमें अगर कीजिए तो 5% इसका आप लोग सॉल्व कर दीजिए। तो 5% सॉल्व किए तो 181, देखिए 181 इंटू 400 इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 71। तो फ्रेंड 71 क्वेश्चन सबसे इजी है ये, आप लोग काफ़ी इजी से बना लिए होंगे। देखिए मैं बता देता हूँ क्या करना है आप लोग को, मैं बताता हूँ। देखिएगा सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए 2 है, 2 एक्स का वैल्यू क्या करें 3 कर देंगे, प्लस 3 है 3 वाई के यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। उसी प्रकार देखिए 3 है 3 एक्स के यहाँ पे क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे, प्लस 4 वाई के यहाँ पे क्या करें 4। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व किए होंगे। तो फ्रेंड इसका देखिए 3 यहाँ पे सॉल्व किया तो 18/25 आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद करिए, एक ट्रिक होता है फोन याद कर लिए, यानी FON। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता था फ्लोरीन का होता है, फिर होता है ऑक्सीजन का, फिर होता है नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद कीजिए तो फ्लोरीन होगा। क्या होगा, ये फ्लोरीन होगा, क्लियर है। चलिए बात करना चाहते हैं ब्रोमीन का। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है ब्रोमीन का स्ट्रक्चर Br होता है, आयोडीन का क्या होता है आई होता है, फ्लोरीन का क्या होता है F होता है, क्लोरीन का क्या होता है Cl होता है, क्लियर है। और फ्लोरीन सभी हाइड्रोजनों में से सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है। और फ्लोरीन का जो खोज किया था वह H माइसन के द्वारा किया गया था, क्लियर है। और फ्रेंड फ्लोरीन का जो उपयोग करते हैं कांच का लेखन हेतु किया जाता है। चलिए और फ्लोरीन का उपयोग जो करते हैं टेफ्लॉन बनाने में भी करते हैं, इस स्टेप से इसको याद कर सकते हैं। सोल्डर मिश्र धातु होता है। तो फ्रेंड मैं क्लास 10 को पढ़ाता हूँ, तो मैं आप लोग एक बच्चा लोग को ट्रिक सिखाता हूँ। सीसा तथा टीन, देखिए सोसाइटी करके याद करवाते हैं। देखिए सोल्डर में याद करते हैं, सोल्डर लिखते हैं ना, तो मैं याद करवाता सोसाइटी से, सोसाइटी। अब देखिए मैं आप लोग को भी याद करवा, देखिए सबसे पहले सो फोर क्या हो गया सोल्डर। अब देखिए साइटी, तो सी से फोर क्या होता है सीसा, देखिए सीसा हो गया। अब ई को कांस्टेंट मारा, T4 क्या होता है टीन। तो वही सीसा को क्या बोलते हैं लीड, और इसका संकेत क्या होता है PB, और टीन का क्या होता है SN। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए बात करना चाहते हैं तांबा प्लस टीन। तो ऑलरेडी आप लोग को पता तांबा प्लस टीन का जो मिश्र धातु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा प्लस टीन के किस मिश्र धातु को बोलते हैं कांसा, क्या बोलते हैं कांसा बोलते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है पित्तल। तो पित्तल जो होता है कॉपर जिंक का बना होता है। वही बात करना चाहते हैं जर्मन सिल्वर। तो कॉपर जिंक और निकल का बना होता है। याद रखिए जर्मन सिल्वर क्वेश्चन पूछता है तो कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल, ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एंटासिड दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो एंटासिड यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और प्रमुख प्रति अम्ल या एंटासिड दवाओं में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि का प्रयोग होता है। यानी कि आप लोग याद करिए एंटासिड में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी AlOH तो होता है, इसमें 3 कर दीजिएगा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी गलत थोड़ा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा, क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा यह अमाशय से अम्ल को हटाने के लिए प्रयुक्त औषधि है। यह पेट को उदासीन करता है। और गैस्ट्रिक अम्ल का जो pH मान होता है 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है, क्लियर है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को काफ़ी अच्छे वे में याद करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का। तो फ्रेंड्स अगर इसमें आप लोग देखना चाहते हैं तो लिख रहा है एनालाइजिक्स, देखिए तो एनालाइजिक्स दर्द निवारक औषधि होता है। यानी कि एनालाइजिक जो होता है वह दर्द निवारक औषधि होता है, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं, देखिए पैरासीटामोल, एस्पिरिन होता है, या फिर सेरोटिसिन, ये सारे जो होता है वह एनालाइजिक्स में होता है, क्लियर। यानी इसका एग्जाम्पल होता है, यानी एनालाइजिक का एग्जाम्पल होता है तो पैरासीटामोल लिख सकते हैं, एस्पिरिन लिख सकते हैं, कोडिन लिख सकते हैं, सेरोटिन लिख सकते हैं, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो क्या होता है एंटीबायोटिक्स, क्या होता है जो जीवाणु की वृद्धि को प्रभावित करता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा एंटीबायोटिक्स का जो निर्माण किया था 1928 में, यानी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, क्लियर है। और ये जो होता है डिटॉल में, फिनाइल इत्यादि में पाए जाते हैं, क्लियर है।
चलिए, कॉपर सल्फेट सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाने पर बनाता है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, कॉपर सल्फेट में सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाने पर CuSO4 बनता है, यानी कॉपर सल्फेट बनता है, जो कि निर्जल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बात करते हैं कॉपर सल्फेट का। देखिए CuSO, देखिए सबसे पहले H2SO4 को, तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं, क्लियर, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। वही कॉपर सल्फेट को जो बोलते हैं ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ क्वेश्चन पूछता है ये, क्लियर है। चलिए, तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए दो चीज़ याद रखिए। सबसे पहले H2SO4, देखिएगा H2SO4 को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल, फिर से याद कर लिए, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। वही फ्रेंड कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। बस कुछ क्वेश्चंस और बचा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच लिया। और देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरोन के रूप में जाना जाता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए एका बोरोन, ऑलरेडी अगर आप लोग मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में तीन तीन तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया था, जिसमें फ्रेंड सबसे पहले था एका बोरोन था, फिर था एका एल्युमिनियम था, एका मैग्नीज था, क्लियर है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए देखिए, एक होता था बोरॉन था, एक था बोरॉन था, उसके साथ साथ फिर एल्यूमिनियम के लिए छोड़ा गया था, उसके साथ साथ फिर एक एल्यूमिनियम के साथ साथ एक मैग्नीज के लिए भी छोड़ा गया था, मैग्नीज यानी Mn के लिए लिख सकते हैं, और एक सिलिकॉन भी लिख सकते हैं। देखिए सिलिकॉन, यानी टोटल 4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, बोरॉन के जगह पे एस्केडियम का प्रयोग किया गया था, क्लियर है। वही एल्युमिनियम के जगह पे हम लोग गैलियम का प्रयोग किए थे, क्लियर है। वही मैग्नीज के जगह पे जो टेक्नीशियन की बात किया था, टेक्नीशियन का, वही सिलिकॉन के जगह पे फ्रेंड जर्मेनियम यानी Ge का बात किया गया था। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिख रहा, किस तत्व को एका बोरॉन के रूप में जाना जाता है। तो ऑलरेडी अभी जस्ट मैं बताया था, एका बोरॉन को जो जाना जाता है, एका बोरॉन, तो BSC करके मैं याद किया था, यानी एस्केडियम याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद कीजिएगा, एस्केडियम का जो संकेत होता है 21 होता है, सॉरी SC होता है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, क्लियर है। और एस्केडियम की जो खोज किया था 1879 में निल्सन के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही बात करते हैं सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है, क्लियर, सॉरी ये एक प्रकार का सेमी कंडक्टर होता है, जिसका संकेत होता है SI होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। एल्युमिनियम का AL होता है, जो कि एटॉमिक नंबर 13 होता है। एस्केडियम का SC 21 होता है, क्लियर। स्टेप से आप लोग याद कर सकते हैं। तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फ्रेंड्स आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पे फोकस करवा रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है 1s2, 2s2, फिर लिख रहा है 2p6, फिर 3s2 लिख रहा, फिर 3p5 लिख रहा। तो बोला क्या होगा, सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रिगार्डिंग, आप लोग क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लास्ट वाले टर्म को ऐड करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए, सबसे पहले ये वन सब देखिए, मैं आप लोगों को जिस टप से बता रहा हूँ आप लोग पढ़ लीजिए, साइंस बहुत इजी हो जाएगा। ये आप लोग का पहला आवर्त में जा रहा है। देखिए सबसे पहले ये जो जा रहा है पहला आवर्त में जा रहा है, ये दूसरा, यानी ये दोनों आप लोग का दूसरा में जा रहा है, और लास्ट का एंड हो रहा है तीसरा आवर्त में। तो थर्ड आवर्त में जो जा रहा है, लेकिन हम लोग एस में वैल्यू जो 2 जा रहा है, पी में जा रहा है कितना 5, तो 2 + 5 को ऐड करेंगे कितना आ रहा 7 आ रहा, और लास्ट में इस ऐड करेंगे 10, 10 7 कितना होता है 17। तो ऑलरेडी पता होगा 17 किस में होता है, हेलोजन ग्रुप में जाता है। नहीं तो आप लोग ऐड करिए, देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 5 17। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखा है, इसके ऊपर वाला सभी वैल्यू को आप लोग ऐड कर दीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 + 2 + 6 + 2 + 5, इससे ऐड कीजिएगा तो आप लोग को आएगा कितना 17 आएगा। तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 17, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 17 में क्या होता है। तो 17 जो आता है आप लोग को एक आवर्त ग्रुप होता है, यानी आवर्त सारणी के ये जो आता है हेलोजन ग्रुप में आता है। यानी कि फ्रेंड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को रखा गया, क्लियर है। इसे हेलोजन तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा, हैलोजन तत्व। क्या होगा फ्रेंड, हैलोजन तत्व। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए वही बात करते हैं अक्रिय गैस का। तो फ्रेंड अक्रिय गैस जो होता है वो 18वां ग्रुप जो होता है, यानी नोबल गैस जो ग्रुप होता है उससे बोलते हैं अक्रिय गैस। उसमें सबसे पहला आता है हीलियम आता है, फिर आप लोग नियॉन लिख सकते हैं, फिर आप लोग आर्गन लिख सकते हैं, फिर उसमें क्रिप्टॉन लिख सकते हैं, फिर जिनॉन लिख सकते हैं, फिर रेडॉन लिख सकते हैं, क्लियर है। वही बात करते हैं क्षारीय धातु का। तो क्षारीय धातु यानी कि वर्ग नंबर 1 को आता है, यानी हाइड्रोजन कर सकते हैं, लिथियम कर सकते हैं, सोडियम कर सकते हैं, पोटेशियम कर सकते हैं, हेलिना कर रब से रुबिडियम कर सकते हैं, फिर सीजियम कर सकते हैं, ईस्ट फ्रांसियम कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
तो मैं करंट अफेयर को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी ओल्ड है ये। किस क्षेत्र को सह्याद्री भी कहते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं, देखिए अगर भारत को मैप बनाते हैं तो आप लोग को ऑलरेडी पता है पश्चिमी घाट को, देखिए यानी कि एक होता, देखिए आप लोग को मैप पढ़ेंगे, देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो देखिए एक होता है आप लोग का पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट। तो देखिए ये जो ये पश्चिमी घाट है, इसी हम लोग बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सह्याद्री। तो यानी कि पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। क्लियर है? और पश्चिमी घाट की जो लंबाई होता है 1600 किलोमीटर होता है। और सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च जो चोटी होता है कालसुबाई होता है। क्लियर है? चलिए, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। क्लियर है? और पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन क्रिकेट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी बन गया? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग भारत और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच अगर देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा एजाज पटेल, जो कि एजाज पटेल एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने पूरे के पूरे विकेट को ले लिया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को, एजाज पटेल। क्लियर है? ये न्यूजीलैंड के रहने वाला है। और इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के अनिल कुंबले भी ने पूरे के पूरे 10 विकेट लिए थे। चलिए 81 क्वेश्चन, देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख है। दाएं छोर से शुरू होकर ए बाईं ओर 5वें स्थान पर जाता है। बाएं छोर से शुरू होकर बी दाईं ओर और 6ठे स्थान पर जाता है। अब ए बी से ठीक दाईं ओर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? फ्रेंड्स अगर स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले देखिएगा, मैं पूरे व्यक्ति के लिए मान ली खींच दिया हूँ। क्लियर है? सबसे पहले देखिए क्या है? दाएं छोर से शुरू होकर ए बाईं ओर के 5वें स्थान पे है। यानी कि देखिए ए के लिए बोल रहा है, ए का बाईं ओर से 5वें स्थान पे, यानी मैं मान ली ए है, ए जो है बाईं ओर से कितने स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। ठीक है? और बाएं छोर से शुरू होकर बी दाएं छोर से 6ठे पे है। तो यानी यहाँ मैं दाएं छोर से क्या लिख रहा है? 6ठे स्थान पे। क्लियर है? फिर लिख रहा अब दाएं पे, तो ए और बी के दाईं ओर है तो कितने व्यक्ति होगा? सिंपल है, यहाँ 5 है तो इधर कितना होगा? 4 होगा। ये 6 है तो इधर फ्रेंड्स कितना होगा? यानी 5 होगा। आप लोग ऐड कर दीजिए, यानी कि 5 हो गया, फिर 6ठा एक हो गया, फिर 5वां भी एक था, इधर 4 था। जोड़ दीजिए 5 6 7 4 11। काफ़ी इजी से 11 ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 18 में से 7 गया, 11 बचा, 11 का स्कोर कितना होगा? 121। 42 में से 25 गया, 17, 17 का स्कोर कितना होता है? 289। तो 34 में से 54 गया, कितना बचेगा? 18, 18 का स्कोर कितना होता है? 324। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखिए 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है, एक लड़के का स्थान शीर्ष से 20वां है। यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के होंगे? फ्रेंड्स अगर आप लोग इस टाइप्स का क्वेश्चन बनाते हैं, सबसे पहले देखिए लड़कों की संख्या मान लीजिए एक्स मान ली और लड़कियों की संख्या 2x मान लिया। दोनों का क्या बोल रहा है? 60 है। तो यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालेगा तो 20 होगा। यानी कि देखिए बॉय का वैल्यू मैं निकाला हूँ तो 20 आ गया, उसी प्रकार गर्ल का वैल्यू निकालेगा तो 40 आ गया। क्लियर है? अब बोला 20वें रैंक के लड़के से पहले की संख्या क्या होगी? तो 20 में से अगर आप लोग निकालेंगे, देखिए तो अगर आप लोग निकाले 20वें रैंक के लड़के से पहले लड़कों की संख्या, तो 19 में से आप लोग 7 को घटा दे, कितना आएगा? 12 आएगा। उसी प्रकार 20वें रैंक के लड़के के बाद लड़कों की संख्या 3 को घटा दीजिए, यहाँ भी कितना आएगा? 7 आएगा। तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, 7 होगा। देखिए अब क्या हाँ क्वेश्चन बचा, तो चलिए इस क्वेश्चन का स्किप किया हूँ। देखिए ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए आप लोग का क्वेश्चन अच्छा, देखिए सैम पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाता है। चलिए तो चलिए बताते हैं। देखिए सैम है, ये आप लोग डायरेक्शन बना दीजिए। देखिए ये एन हो गया, ये ई हो गया, आप लोग के वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। सबसे पहले देखिए सैम कोई व्यक्ति है, सैम पूर्व दिशा की ओर कहाँ जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद 2 बार बाईं ओर जाता है। तो फ्रेंड देखिए एक बार बाईं ओर गया, क्लियर, 5 किलोमीटर गया ना, फिर एक बार बाईं ओर जाएगा, यानी फिर 5 किलोमीटर पैदल गया। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके जा रहा? तो ऑलरेडी देख सकते हैं किस दिशा की ओर जा रहा? पश्चिम। तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है? कुछ गणित, इसको स्किप कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, है ना। लिख रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए ऐसी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक गुब्बारा एक बिंदु से एक समान गति से उड़ता है। 6 मिनट के बाद एक दर्शक जो कि बिंदु से पी से 450√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह गुब्बारे का उन्नयन को 60 डिग्री पाता है। तो फ्रेंड गुब्बारे की गति ज्ञात करिए। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है आप लोग काफ़ी इजी वे में बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट देता चाहूँ। सबसे आप लोग इस स्टेप से बना लीजिएगा। अगर आप लोग देखिए दूरी, तो दूरी के लिए आप देख लिए 450√3। सबसे पहले दूरी को हम लोग डिस्टेंस मानते हैं। क्लियर है? अब मैं मान लीजिए इसका वैल्यू मैं पी क्यू आर मान, सबसे पहले पी क्यू आर मान लिया। क्लियर है?
अब देखिए एंगल कितना लिख रहा है, 60 डिग्री शो कर रहा। ऑलरेडी देखिए 30 डिग्री के सामने 450 लिख रहा है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स 60 डिग्री के सामने हम लोग इसे √3 से गुना करेंगे, तो 450 को √3 से गुना करेंगे, तो ऑलरेडी 450 गुना √3 गुना √3, तो ऑलरेडी इसका वैल्यू अगर निकाले 0 हो जाएगा, 5 3 15 यानी 5 हो गया, 4 3 12 यानी 1350 आ गया। क्या आ गया फ्रेंड, 1350 आ गया। और हम लोग को चाल निकालना है, तो ऑलरेडी अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का वैल्यू निकाले तो 0 5 3 15 4 3 12 दूरी आ गया बटा समय। तो समय के लिए अगर आप लोग वैल्यू दिखाए होंगे तो 6 मिनट था, तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में बदल देंगे। अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड, 3.75 मीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी अच्छे से अगर सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब ये हो चुका, अब देखते हैं कहाँ का चले गया। तो 89 क्वेश्चन। तो देखिए बिंदु 3 - 1 और -2 4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग क्लास 10 का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, दूरी सूत्र। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, देखिए दूरी सूत्र आप लोगों को पता होगा। क्या करते देखिए आप लोग को क्या पता होगा, देखिए सबसे पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं। तो -2 - 3 यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो गया। 4 में से माइनस में प्लस यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अगर आप लोग इसे ऐड करते हैं तो कितना होगा, 50 होगा। 50 को अंडर रूट तोड़िएगा तो कितना का 5√2 इकाई होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अगला देखिए ये क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग को सॉल्व करना है, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग सॉल्व किए होंगे। देखिए ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू कितना 7 है बाय सी। सी का वैल्यू 7 है, 7 4 11 3 14 को 7 से भागा दीजिए 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आ, देखिए नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए बाह्य कोण का अंतःकोण मान लीजिए x और बाह्य अंतःकोण मान लीजिए x और बाह्य कोण मान लीजिए y। सबसे पहले कोई भी रेखीय जो एंगल बनता है x + y, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और दोनों का अंतर क्या लिख रहा है आप लोग के सामने, सॉरी 60 डिग्री लिख रहा है। अब आप लोग इसे सॉल्व कर दीजिएगा, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x का वैल्यू 120 आएगा और y का वैल्यू जो सॉल्व करना चाहते हैं 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो आप लोग बोला प्रत्येक भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या किए, 360 को बाह्य कोण कितना आया था, 60 डिग्री आया था। इसे सॉल्व करते तो 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकलिन प्रतिकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है फ्रैंकलिन प्रतिकारक के रूप में जिंक का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, जिंक का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो फर्स्ट फॉस्फोराइड का सूत्र क्या होता है। तो अगर आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा फॉस्फोराइड का जो सूत्र होता है, मैं लिख देता हूँ। देखिए CA3 पर पावर 4 का होल 2 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, क्लियर है। तो चलिए इसको याद है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिए CCl4। देखिए CCl3 और नाइट्रो का सूत्र NO2। कैल्शियम फ्लोराइड का क्या होता है, CaF2 होता है, CaF2 होता है। तो इस टाइप से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। डोमेन नाम क्या है, तो डोमेन आप लोग को ऑलरेडी पता है। देखिए ये आप लोग पूरा कर दीजिएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो ऑलरेडी पता है एक प्रकार का ये अंतरिक्ष विभाग होता है। क्या होता है, ये अंतरिक्ष विभाग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि भारतीय दूर संवेदी उपग्रह का संसाधन होता है ये। आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चौका लगा आईपीएल इतिहास में आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, तो ये डेविड वार्नर थे। चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है, यानी कि 12, याद रखिएगा, क्लियर है। और NH44, देखिए NH44 की जो कुल लंबाई है 3745, याद रखिएगा 3745 किलोमीटर है। और देखिए यह जम्मू कश्मीर से स्टार्ट, देखिए मैं लिख देता हूँ, यह जम्मू कश्मीर जाती है, फिर पंजाब जाती है, फिर हरियाणा जाती है, फिर दिल्ली से पास करती है, फिर यूपी से पास करती है, फिर राजस्थान से पास करती है, फिर उसका एमपी से पास करती है, फिर महाराष्ट्र से पास करती है, फिर तेलंगाना जाती है, आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, यानी यहाँ से होकर ये पास करती है, क्लियर है। चलिए भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है। तो इसका राइट आंसर लिखिए इजराइल। क्या लिखिए, इजराइल। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है। तो आज मैं सुबह सुबह भी पढ़ाया था। तो तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन जो है वह तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन,
किस राज्य में भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा पुल घाट बनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। तो ये रहा पूरा सेट नंबर 1। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरा ऑपरेशन कैसा लगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। आप लोग के बीच में फ्रेंड जो 2019 में जो जितने सारे क्वेश्चन आए थे, यानी कि ग्रुप डी का सारे क्वेश्चन को मैं तैयारी करवा दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।